गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस सबसे पहले आप समझते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ठीक है। तो गाइस क्रोमेटोग्राफी जो है एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम किसी भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को सेपरेट करते हैं, ठीक। मतलब जैसे गाइस कोई भी अगर आपके पास कोई भी हर्बल ड्रग है तो उसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम आसानी से क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू हम उसको पता लगा सकते हैं, उसके जो भी कंपोनेंट है उसको सेपरेट आउट करके, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी जो है एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टेक्निक होता है किसी भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के उसके आइसोलेशंस के लिए, उसके सेपरेशंस के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशंस के लिए। इन विच द कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड आर द डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू फेज, ठीक। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर मतलब सेपरेट करते हैं उसको टू फेज में डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है, जिसमें से हम एक को बोलते हैं स्टेशनरी फेज एंड अदर फेज को बोलते हैं मोबाइल फेज, ठीक। तो क्रोमेटोग्राफी के केस में ये मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो सब कुछ जो है इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज के ऊपर, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज उस फेज को कहते हैं जो कि बेसिकली सॉलिड भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन ये जो है मूव नहीं करता है, ठीक है। मतलब आप इसके नाम से इसको समझ सकते हैं, ये मतलब स्टेबल रहेगा, ठीक है, इसमें मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन मोबाइल फेस मतलब वो मूव करेगा, ठीक है। तो उसी के थ्रू यहाँ पे जब मोबाइल फेस जो है स्टेशनरी फेस में जब रन करता है या मूव करता है तो उसी के बेस पे यहाँ पे किसी भी कंपाउंड का यहाँ पे सेपरेशन होता है, या बोल सकते हो कि किसी भी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट का यहाँ पे सेपरेशन होता है। द कंपोनेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड themselves between two phase by the process which may be adsorption, partition and ion exchange and size exclusion, ठीक है। तो जब आप मोबाइल फेज को रन कराते हो तो जो हमारा कंपोनेंट रहता है वो फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है स्टेशनरी फेज में, ठीक है। तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एड्सॉर्प्शन, ठीक, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज एंड साइज एक्सक्लूजन, ठीक है। तो वो इन्हीं चीज़ें के मतलब इन्हीं के प्रिंसिपल्स पे उसका जो है वहाँ पे सेपरेशन होता है किसी भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड का। द स्टेशनरी फेज कैन बी लिक्विड, तो स्टेशनरी फेज लिक्विड भी हो सकता है एंड सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा मोबाइल फेज है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉरी सॉलिड नहीं हो सकता, लिक्विड, गैस एंड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है वो होते हैं हमारे मोबाइल फेज में, ठीक है। तो गाइस ये है हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। तो गाइस आई होप सो क्रोमेटोग्राफी जो है आपको समझ में आ गया होगा कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन की ओर। तो गाइस यहाँ पे हमने क्रोमेटोग्राफी को तीन तरह से क्लासीफाई किया गया, ठीक है, बेस्ड ऑन द उस बेड एंड बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट एंड बेस्ड ऑन द सेपरेशन मैकेनिज्म। तो हम इसी तीन तरह से हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया है क्रोमेटोग्राफी को। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन द बेड, ठीक। तो फर्स्ट इसमें आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो उसके बेड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे दो टाइप से क्रोमेटोग्राफी होते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। तो हमने प्लेनर क्रोमेटोग्राफी को फर्दर क्लासीफाई किया है पेपर क्रोमेटोग्राफी में एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं हमारे पेपर एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत। सेकेंड हम देखते हैं बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। तो उसके फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग जो है हम उसको दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो फर्दर हमारे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को क्लासीफाई किया गया है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में HPLC, एंड सेकेंड है सुपर क्रिटिकल क्रोमेटोग्राफी। तो ये दो तरह से हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एंड अब थर्ड देखते हैं हम बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म, सेपरेशन मैकेनिज्म, ठीक। तो उसके सेपरेशन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे तीन तरह से इसको क्लासीफाई किया गया है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक। तो ये तीन तरह से क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द सेपरेशन मैकेनिज्म। गैस तो फर्दर यहाँ पे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को दो तरह से यहाँ पे फिर से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड सेकंड है कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो ये दो तरह से आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल होता है, ठीक है, कैटायन एक्सचेंज एंड एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो गाइस आई होप सो क्लासिफिकेशन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे जो क्रोमेटोग्राफी है बेसिकली थ्री टाइप से उसको क्लासीफाई किया गया है, बेस्ड ऑन द बेड, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट एंड बेस्ड ऑन द सेपरेशन मैकेनिज्म। तो उसके बेड के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे उसको फर्दर दो तरह से क्लासीफाई किया गया है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। तो प्लेनर को हमने फर्दर डिवाइड किया गया है
प्लेनर पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एंड उसके फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको दो तरह से क्लासीफाई किया गया है, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को फर्दर हमने क्लासीफाई किया है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में एंड सुपर क्रिटिकल क्रोमेटोग्राफी में। देन फिर आता है यहाँ पे बेस्ड ऑन द सेपरेशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे इसको तीन तरह से क्लासीफाई किए हम, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, फिर आयन एक्सचेंज को हमने फर्दर डिवाइड किया है एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरह से गाइस ये इसका क्लासिफिकेशन है क्रोमेटोग्राफी का। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना या पढ़ लेना। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है वो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी का एक सब टाइप होता है। ठीक है, जो कि उसको उसके बेट के अकॉर्डिंग जिसमें हमने क्लासीफाई किया था, तो ये इसके प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के सब टाइप में आता है। Thin layer chromatography is an important technique used for the identification and separation of mixture of chemical compound into the its individual component। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात किया है कि क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक होती है जिसमें हम किसी भी मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, मतलब वही चीज़ इसमें भी होगा। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं किसी भी मिक्सचर ऑफ केमिकल्स को। ठीक है, उसके एफिनिटी के अकॉर्डिंग। TLC इज द फॉर्म ऑफ द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कंसिस्टिंग ऑफ टू फेज, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का ही टाइप है जिसमें दो फेज होते हैं, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। तो गाइस मोबाइल फेज क्या होता है और स्टेशनरी फेज क्या होता है उसको हमने पहले ही बता दिया है कि मोबाइल फेज जिसमें मूवमेंट होता है, या बोल सकते हो कि वो रिजर्वायर होता है, या स्टेशनरी फेज जो कि सॉलिड होता है और उसमें मूवमेंट नहीं होता है, वो स्टेबल रहता है। तो अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ द TLC मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। द TLC टेक्निक इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर टू बी सेपरेटेड बिटवीन द टू फेज। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम किसी भी सैंपल जिसको हमको सेपरेट आउट करना है, या बोल सकते हो कि उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे स्टेशनरी फेज में। इन TLC सेपरेशन ऑफ द इंडिविजुअल सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव एफिनिटी टुवर्ड द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। तो गैस TLC में बेसिकली जो उसका सेपरेशन किसी भी कंपाउंड का, वो उसके स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज में एफिनिटी की ओर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हमारा जो भी हमारा कंपोनेंट है वो अगर स्टेशनरी फेज में अगर ज़्यादा ही मतलब उसके साथ उसकी एफिनिटी अच्छी रहेगी तो वो स्लोली मूव करेगा, लेकिन अगर उसका एफिनिटी जो है मोबाइल फेज के साथ रहेगी तो वो जो है फास्टर मूव करेगा। तो स्टेशनरी फेज क्या होता है इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। इट इज़ द थिन लेयर ऑफ द एब्जॉर्बेंट यूजली सिलिका जेल एंड एल्यूमिना कोटेड ऑन द प्लेट। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज जो है वो थिन लेयर होती है एब्जॉर्बेंट का। ठीक है, जो कि यूजली सिलिका एंड एल्यूमिना से बनी होती है। ठीक है, जिसको हम प्लेट के ऊपर कोट करते हैं। देन सेकेंड आता है मोबाइल फेज। तो मोबाइल इट इज़ द डेवलपिंग लिक्विड। ठीक है, ये मतलब एक लिक्विड होती है जिसमें हम हमारे जो TLC प्लेट को उसमें डेवलप करते हैं, विच फ्लो थ्रू द स्टेशनरी फेज कैरी आउट द सैंपल विथ इट। ठीक है, तो ये जो है स्टेशनरी फेज के थ्रू फ्लो करता है और अपने साथ सैंपल को वो कैरी करता है। तो उसी के बेस पे यहाँ पे इसका सेपरेशन होगा। एड्जॉर्बेंट यूज्ड इन द स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो कौन कौन से एड्जॉर्बेंट का हम यूज़ करते हैं स्टेशनरी फेज में उसको यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला आता है इनऑर्गेनिक। ठीक, तो इनऑर्गेनिक में हम सिलिका जेल का यूज़ करते हैं, किसल गुहर का यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट का यूज़ करते हैं एंड बेंटोनाइट का यूज़ करते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक में हम यूज़ करते हैं सेल्यूलोज हो गया, एसिटाइल चारकोल्स हो गया, डेक्सट्रॉन जेल हो गया। तो इन सब का यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक एड्जॉर्बेंट के जैसे। देन सेकेंड सॉल्वेंट यूज्ड इन द मोबाइल फेज। ठीक, तो कौन कौन से सॉल्वेंट का हम यूज़ करते हैं एज अ मोबाइल फेज। तो यहाँ पे पेट्रोलियम ईथर का यूज़ किया जाता है, बेंजीन का यूज़ किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इन सब का यूज़ किया जाता है एज अ मोबाइल फेज इन अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सिलेक्शन ऑफ द एब्जॉर्बेंट एंड द सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम किस तरह से या किसके बेसिस पे हम हमारे स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज को सिलेक्ट करते हैं उसको यहाँ पे देखेंगे हम। एब्जॉर्बेंट शुड बी नॉन एडहेयर टू द ग्लास प्लेट। ठीक है, तो जो हमारा एब्जॉर्बेंट है वो अडहेयर नहीं होना चाहिए ग्लास प्लेट पे। एंड सॉल्वेंट शुड बी हाई प्योरिटी। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट है हमारा जिसका हम यूज़ करते हैं एज अ मोबाइल फेज, उसकी प्योरिटी जो है वो हाई होनी चाहिए,
द सिलेक्शन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कंपाउंड टू बी सेपरेटेड। ठीक है, तो हम जिस कंपाउंड को सेपरेट कर रहे हैं तो मतलब उसका नेचर, जैसे कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है, तो उसी के अकॉर्डिंग पे उसका सिलेक्शन जो है यहाँ पे किया जाता है। देन अब हम देखते हैं उसका टेक्निक्स। ठीक है, तो किस तरह से इसमें किया जाता है किसी भी कंपाउंड का सेपरेशन, उसमें हम देखेंगे, उसको हम देखेंगे टीएलसी टेक्निक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्लरी का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो गाइस स्लरी बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं एक प्लास्टिक की ग्लास लेंगे या एल्यूमिनियम शीट लेते हैं। ठीक है, जिसको हम कोट करते हैं सिलिका जेल से। ठीक है, तो सिलिका जेल से हम उसको कोट कर देंगे। देन जब उसको कोट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे। ठीक है, प्लेट मस्ट बी ड्राई एंड एक्टिवेटेड इन द हॉट एयर ओवन 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। ठीक, देन उसको हम ड्राई करेंगे। देन ड्राई करने के बाद हम उसको एक्टिवेट करते हैं हॉट एयर ओवन में। ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए। देन सेकंड स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ द टैंक। ठीक है, मतलब आप किस तरह से अपने मोबाइल फेस को प्रिपेयर करोगे, वो चीज़ इसमें देखेंगे हम। सॉल्वेंट मिक्सचर शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड फॉर एनालिसिस। ठीक है, तो आप अगर यूज़ कर रहे हो जो भी सॉल्वेंट सिस्टम या मोबाइल फेस, उसको आपको फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड सॉल्वेंट इज़ द पोर डाउन साइड ऑफ द टैंक। ठीक, तो आपने जब सॉल्वेंट को बना लिया जिस रेशियो में आपको बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है, फिर उसको आप बनाने के बाद अपने जो टैंक में उसको पोर करोगे। ठीक है, तो उसको आप 1.5 सेंटीमीटर डेप्थ तक उसको क्या करोगे, आप उसमें पोर करोगे। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको उसको पूरा फिल कर दोगे तो वहाँ पे सेपरेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका जो आपका प्लेट है उसमें पूरी तरह से उसमें डीप हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में 1.5 सेंटीमीटर डेप्थ तक ही उसको वहाँ पे उसको पोर करना है। टैंक इज़ कवर्ड विद द ग्लास लिड एंड केप फॉर द सेचुरेशन। ठीक है, देन उसको पोर करने के बाद उसको आप क्या करोगे, ग्लास लिड से उसको कवर कर दोगे। ठीक है, ताकि वो सेचुरेट हो सके। देन थर्ड स्टेप है एप्लीकेशन ऑफ सैंपल या स्पोर्ट। ठीक, A very small amount of the sample solutions to be analyzed is applied in a small spot with the capillary tube 1 centimeter from the bottom of the TLC plate। ठीक, तो आप क्या करोगे कि जो भी आपने सैंपल प्रिपेयर किया है, जैसे कि आपका जो भी सैंपल है जिसको आपको सेपरेट आउट करना है, ठीक है, तो उसको क्या करोगे, आप कैपिलरी ट्यूब से आप स्पोर्ट करोगे उस TLC प्लेट के ऊपर। ठीक है, देन आप क्या करोगे कि जो भी आपका TLC प्लेट है उसके बॉटम से आपको 1 सेंटीमीटर, जैसे कि हम आपको बताते हैं एक डायग्राम से। तो गाइस जैसे कि आपका ये TLC प्लेट है, ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, इसके बॉटम से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक लाइन खींचोगे। ठीक है, पेंसिल से या किसी से भी चीज़ से वहाँ से मार्क करोगे। देन वहाँ पे आप अपने सैंपल को स्पोर्ट करोगे। ठीक है, जैसे कि इस तरह से आपने उसको स्पोर्ट किया। ठीक, देन स्पोर्ट करने के बाद आपने जो भी टैंक प्रिपेयर किया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो भी आपका टैंक रहेगा उसमें आपको 1 सेंटीमीटर डेप्थ तक ही इसमें सॉल्वेंट को, मतलब अपने मोबाइल फेस को इसमें पोर करना है। तो देखिए गाइस कि ये इतना ही, मतलब एक 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर ये कवर करता है। ठीक है, तो इतना सॉल्वेंट आपको आपके टैंक में पोर करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद हम इस TLC प्लेट को इसमें डेवलप करते हैं। तो इस फिर इस तरह से आप उसको प्लेस करोगे अपने TLC प्लेट को इस टैंक में। ठीक है, तो आप इसी तरह से इसको रखिए ताकि अच्छे से आपका मोबाइल फेस जो है उसमें रन करे। When the mobile face rise up the plate up by the capillary action the component dissolve in the solvent and move। ठीक है, तो जब हमारा सॉल्वेंट जो है ऊपर उठता है हमारे मोबाइल फेज से स्टेशनरी फेज में कैपिलरी एक्शंस के थ्रू, तो उसमें जो भी सैंपल जो कि डिज़ोल्व होते हैं या मिक्स होते हैं वो जो है उसमें मूव करते हैं। द मोर पोलर एनालाइज इंटरेक्ट मोर स्ट्रांगली विद द स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो गाइस हम इसको एक बार फिर से आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जैसे कि आपका सैंपल जो है अगर पोलर नेचर का है, ठीक है, तो आपका जो TLC प्लेट होता है उसमें आप जब कोटिंग करते हो सिलिका जेल की, तो सिलिका जेल का नेचर जो है गाइस वो पोलर नेचर का होता है। ठीक है, तो गाइस आपने फिजिकल फार्मास्यूटिक में एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज़ पोलर है तो वो पोलर में डिसॉल्व होगी, एंड अगर कोई चीज़ नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही फिनोमिना जो है वो अप्लाई होती है, लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब अगर कोई भी सैंपल जो है वो पोलर नेचर का है तो वो इसके साथ जो है प्रॉपरली यहाँ पे उसकी एफिनिटी अच्छी होने के कारण जो है इसमें ये अडहेर हो जाती है। ठीक है, मतलब ये मोबाइल फेस के साथ रन नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे हम मोबाइल फेस का यूज़ करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट का। ठीक है,
तो ये नॉन पोलर होने के कारण ये हमारे जो सैंपल रहते हैं इसको यहाँ से मूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका जो सैंपल है उसकी एफिनिटी जो है वो पोलर होने के कारण इस स्टेशनरी फेज में जो है वो ज़्यादा होती है, तो ये फास्टली मूव नहीं कर पाते हैं, काफ़ी स्लोली मूव करते हैं। एंड मोर नॉन पोलर एनालाइट इंटरेक्ट लेस स्ट्रांगली विद द पोलर सिलिका जेल एंड मूव स्ट्रांगली विद द लेस पोलर मोबाइल फेस मूव हायर अप। ठीक है, तो गाइस जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो भी हमारा सॉल्वेंट है अगर उन नॉन पोलर है, ठीक है, और हमारा सैंपल भी यहाँ पे अगर नॉन पोलर है, तो उस केस में नॉन पोलर जो है वो उनकी एफिनिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो ये मोबाइल फेस के साथ जो है ऊपर जो है ये रन कर पाएगा। ठीक है, तो आसानी से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। वंस द सॉल्वेंट रीच द टॉप below 1 to 2 centimeter of the TLC sheet, the plate is the remove from the developing chamber। ठीक है, तो जैसे ही आपका जो भी सैंपल है वो अगर इसके टॉप में आ गया, कम से कम इतने टॉप में 1 to 2 सेंटीमीटर यहाँ पे नीचे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो TLC प्लेट जिसको हमने डेवलप किया था उसको हम रिमूव आउट कर लेंगे। देन द सॉल्वेंट इज़ अलाउड टू इवेपरेट फ्रॉम द TLC शीट। ठीक है, देन आप उसको वहाँ से रिमूव करके उसको थोड़े देर के लिए वहाँ पे उसको क्या करोगे, आप उसको ड्राई करोगे। ठीक है, और अपने सॉल्वेंट जो कि उसमें है उसको आप क्या करोगे, इवेपरेट कराओगे। एज द कंपाउंड इज द कलरलेस इट कैन बी विजुअलाइज बाय द सुटेबल मैथड। ठीक है, तो जो हमारा वहाँ पे कंपोनेंट रहता है सो बेसिकली कलरलेस रहता है। ठीक है, तो उसको हम जो है विजुअलाइज करते हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स का यूज़ करके। तो अगर हमारा कंपाउंड जो है वो लिपिड है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आयोडीन वेपर का, एंड अगर अमीनो एसिड है तो उसमें हम निनहाइड्रीन रिएजेंट का यूज़ करते हैं उसको विजुअलाइज करने के लिए। वंस विजुअल द RF वैल्यू ऑफ द ईच स्पॉट कैन बी डिटरमाइन। ठीक है, तो जैसे ही आपको वो जो है आपका कंपोनेंट जो है विजुअलाइज होगा तो आप वहाँ पे मार्क कर लोगे। ठीक है, देन उसको स्केल से आप मेज़र करोगे कि कितना दूर तक वो ट्रैवल किया है। ठीक है, उसको आप क्या करोगे, उसको मेज़र करोगे। जैसे कि आपका जो सॉल्वेंट है वो यहाँ तक मूव किया है। ठीक है, तो आप इसको मेज़र करोगे कि सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस जो है यहाँ से ट्रैवल किया, जहाँ से आपने मार्क किया था वहाँ से आप इसको मेज़र करोगे। ठीक है, तो सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। देन यहाँ पे अगर आपका सैंपल स्पॉट दिखाई दे रहा है तो आप उस सैंपल स्पॉट को भी मेज़र करोगे कि ये इस यहाँ पे आपने मार्जिन बनाई थी उससे कितने सेंटीमीटर की दूरी पे ये है, तो उसको भी आप यहाँ पे स्केल से मेज़र कर लोगे और उसको नोट कर लोगे। देन RF वैल्यू। ठीक है, तो RF वैल्यू का मतलब होता है रिटेंशन फैक्टर, मतलब आपके सॉल्यूट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे उसको पता लगाते हैं कि वो कौन सा जो है वो हमारा कंपोनेंट है। इन द TLC द रिजल्ट द रिप्रेजेंटेड बाय द RF वैल्यू विच रिप्रेजेंट द माइग्रेशन ऑफ द सॉल्यूट रिलेटेड टू द सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक, RF वैल्यू कैलकुलेटेड एस। तो गाइस ये RF वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक, तो जितना सॉल्यूट ने अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया आप उसको यहाँ पे इसके टॉप में लिखोगे। देन उसके बाद उसको डिवाइड करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। ठीक, तो सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको आप मेज़र करोगे। ठीक है, तो गैस इसके जो वैल्यू जो है वो या तो 1 होनी चाहिए या 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा 1 से ज़्यादा आ जाता है अगर RF वैल्यू, तो आपका जो है जो आपने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ किया है वो आपने सही से यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो उसके कारण वो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, नहीं तो वो 1 या 1 से कम ही रहेगा उसका RF वैल्यू। तो गाइस ये इसका एक डायग्राम है, तो हम इसको एक बार फिर से आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो गाइस सबसे पहले आप क्या करते हो, TLC प्लेट प्रिपेयर करते हो। तो TLC प्लेट जो है उसको प्रिपेयर करने के लिए आप स्लरी प्रिपेयर करते हो सिलिका जेल का। देन सिलिका जेल को आप कोट करते हो TLC प्लेट में। देन उसको ड्राई करते हो एंड उसको हॉट एयर ओवन में एक्टिवेट करते हो 30 मिनट के लिए 120 डिग्री सेल्सियस पे। देन उसके बाद क्या करते हो, आप टैंक प्रिपेयर करते हो। टैंक प्रिपेयर करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, जो भी आपका सॉल्वेंट जिसका यूज़ करना है आपको, ठीक है, तो उसको आप प्रिपेयर करोगे फ्रेशली। देन उसके बाद उसको टैंक में उसको ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, देन टैंक में आप उसको 1.5 सेंटीमीटर तक उसको आप पोर करोगे। ठीक है, देन पोर करने के बाद आप क्या करोगे, आप सैंपल को एक्सपोर्ट करते हो अपने TLC प्लेट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने 1 सेंटीमीटर लाइन जो है यहाँ से मेज़र करके अपने सैंपल को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है। देन उसको डेवलप कर दिया है इस टैंक में। ठीक है, देन टैंक में डेवलप करने के बाद जो है हमारा सॉल्वेंट जो है इसमें राइस अप होगा, मतलब ऊपर की ओर उठने लगेगा, इसमें मूव करेगा कैपिलरी एक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो जो भी कंपोनेंट इसमें होंगे
वो भी यहाँ से अपनी अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग जो है वो राइस अप होंगे, ठीक है। अगर हमारा सॉल्वेंट जो है सैंपल जो है वो अगर पोलर नेचर का है तो वो स्लोली मूव होगा, एंड अगर वो नॉन पोलर नेचर का है तो वो फास्टली मूव करेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सॉल्वेंट जिसका हम यूज़ कर रहे हैं वो नॉन पोलर है और स्टेशनरी फेज जो है वो पोलर नेचर का है। तो गाइस लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब पोलर पोलर के साथ अच्छी अच्छी एफिनिटी होती है, एंड नॉन पोलर की नॉन पोलर के साथ अच्छी एफिनिटी होती है। तो अगर पोलर रहेगा तो वो स्टेशनरी फेज में ही वो जो है अडेयर हो जाएगा, एंड अगर नॉन पोलर रहेगा तो वो मोबाइल फेज के साथ इसके टॉप में चले जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर 10 मिनट जब हम इसको देखते हैं तो इस तरह से हमको यहाँ पे मिल जाती है हमारा जो सॉल्वेंट है वो हाईएस्ट पॉइंट तक इसके पहुँच जाता है टीएलसी के। देन तो फिर उसको हम क्या करते हैं, वहाँ से रिमूव आउट कर लेते हैं। रिमूव आउट करने के बाद उसको हम इवेपरेट करेंगे, जो भी उसमें सॉल्वेंट रहेंगे उसको वहाँ से इवेपरेट कर देते हैं, ठीक है। देन इवेपरेट करने के बाद जो भी हमारा सैंपल रहता है गैस वो विजुअलाइज नहीं होता है, ठीक है, वो आंखों से दिखाई नहीं देते। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर का, ठीक है। तो अगर हमारा कंपाउंड लिपिड है तो उसके लिए हम आयोडीन वेपर का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर एमिनो एसिड प्रेजेंट है इसमें तो हम नीन हाइड्रोजन रिएजेंट का यूज़ करते हैं। तो हमको यहाँ पे अगर हम उसको स्प्रे करते हैं तो भी जो हमारे कंपोनेंट रहेंगे वो यहाँ पे आसानी से यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। तो उसको हम यहाँ पे स्केल से मेज़र कर लेते हैं कि सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एंड हमारे जो कंपोनेंट है या सॉल्यूट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आरएफ वैल्यू में हम पता लगाते हैं कि हमारा जो सॉल्वेंट है, ठीक है, उसकी सेपरेशन एफिनिटी को हम यहाँ पे पता लगाते हैं। तो गाइस सब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ द टीएलसी। तो क्या एडवांटेज है टीएलसी के, तो फर्स्ट है चीपर मेथड इज़ स्पीडी एंड चीपर, ठीक है। तो ये जो मेथड जो है काफ़ी चीप होता है, मतलब सस्ती होती है और काफ़ी जल्दी से ये परफॉर्म हो जाती है। सेपरेशन ऑफ द mg ऑफ द सब्सटेंस कैन बी अचीव, ठीक है। तो अगर कोई हमारा सैंपल जो है, ठीक है, mg में है तो उसको हम आसानी से यहाँ पे सेपरेट आउट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड इज सिंपल एंड कंपेयर टू द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी। तो जैसे कि आप देखे होंगे कि लिक्विड एंड गैस क्रोमेटोग्राफी जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी सिंपल होता है। टीएलसी इज़ द सेंसिटिव मेथड, तो ये काफ़ी सेंसिटिव मेथड है, आपको काफ़ी केयर करनी पड़ती है इसकी। दिस इज़ द वेरी इजी वे टू सेपरेट द कंपोनेंट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी वे है गाइस किसी भी कंपोनेंट को सेपरेट करने का। तो गाइस ये है इसके एडवांटेज टीएलसी के। तो अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। द सेपरेशन टेक प्लेस इन द ओपन सिस्टम और ओपन कंडीशंस, hence there are the chance of the sample that the sample may be affected by the temperature and humidity। तो गाइस हम अपनी जो भी इस पूरी प्रोसेस है उसको हम खुले में करते हैं या ओपन सिस्टम है बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के कारण हमारा जो सैंपल है वो अफेक्ट हो सकता है। मोर अमाउंट ऑफ द मोबाइल फेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी मोबाइल फेस की रिक्वायर्ड होती है। दिस मेथड इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड, ठीक है। तो अगर कोई कंपाउंड है वो वोलेटाइल नेचर का है तो उसको हम इस मेथड के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। एज इफेक्ट ऑकर ड्यू टू द इम्प्रॉपर सेचुरेशन ऑफ द चैम्बर, ठीक है। तो उसमें एज इफेक्ट आपको दिखाई देंगे अगर आपने प्रॉपरली अपने सैंपल को मतलब अपने टीएलसी को सेचुरेट नहीं किया है, ठीक है। तो गाइस ये हैं इसके डिसएडवांटेजेस। अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन। तो वैसे इसका फर्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं प्योरिटी ऑफ द एनी सैंपल। तो किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी को चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड, ठीक, एग्जामिनेशन ऑफ द रिएक्शंस, बायोकेमिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है, फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में टीएलसी का यूज़ किया जाता है। तो गाइस ये थे इसके एप्लीकेशन। तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।